एक भी शायर आज तक माइक के साइज का पैदा नहीं हुआ। और लंबे आदमियों को तो अक्सर दिक्कत हो जाती है। मुझे तो ध्यान है, एक बार सब्जी वाले के पास गया, मैंने कहा नींबू क्या भाव दिया? उसने कहा बैठ के देखो संतरे हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित अपने सभी अग्रज कवियों को, कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मदान साहब की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। हमारे अतिथि आदरणीय प्रणामी जी को प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको। अभी भाई अखबार का जिक्र कर रहे थे, वाकई में खबरें किस तरह से हमें हंसा देती हैं। कभी कभी अकेली खबर आनंद देती। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर हंसा सकती। अच्छा, हम अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह, कभी कभी जल्दबाजी में होते हैं, पूरा समय नहीं होता अखबार पढ़ने में, खाली हेडलाइन पढ़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी 2 हेडलाइनों को, 2 समाचारों को आपस में मिलाकर पढ़ लो तो भी एक नई बात पैदा होती है। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। बगल में ही खबर छपी हुई थी, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने मेरे से पहले किए। एक नया प्रयोग दोस्तों मैंने भी किया इसमें। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों में तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी वो बात। अखबार पढ़ रहा था अखबार। अच्छा, एक बिल्कुल सच्ची घटना आपको बताता हूँ। 2 साल पहले की 16 नवंबर की घटना है। उस दिन मेरे यहाँ, मैं दिल्ली से आपके बीच में आया हूं, मेरे यहाँ दिल्ली शहर में इतनी शादियां थी, एक ही दिन में एक ही शहर में 35,000 शादियां। अच्छा, संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। अच्छा, दोनों खबरें साथ साथ छप गई। दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां, बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। तो इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे पहुंची। बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां मुझे बताएं बात आप तक पहुंच गई है। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपका ध्यान चाहता हूं, 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे। आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, फिर आपके हाथ उठने चाहिए। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिलें। और बिल्कुल सच्ची घटना, अभी 1 हफ्ते पहले की घटना, फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और यहां बैठा युवा वर्ग इस जोड़े पर बहुत आनंद लेगा। प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा, 8वीं 9वीं 10वीं फेल, BA करें। और अंतिम जोड़े पर फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए दोस्तों। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। कहां से हमें बातें मिलती हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये चल रहा, बहुत बढ़िया
शेरो शायरी अभी भाई मुश्ताक जी ने की। हम तो हाथ से रस के कभी अगर शेरो शायरी करने की कोशिश भी करें तो गड़बड़ कर देते हैं। हमारे तो एक मित्र ने लिखने की कोशिश की कि सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर। बहुत शानदार लाइन लिखी पहले, बोलो सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी। हमेशा ये शेरो शायरी भाई साहब कभी कभी तो हमें रेडीमेड मिल जाती है। आपने ट्रकों के पीछे कितनी शेरो शायरी देखी हो, मैं सही बता रहा हूँ, इतनी शेरो शायरी लिखी रहती है। हमारा शंभू तो ट्रक पढ़ पढ़ के कवि बन गया। अभी मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था, शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था। उस शेर में लिखा हुआ था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। कहां से हम लोगों को शायरी मिलती है। बहुत आभारी हूं आपका, इतने बड़े इतने अच्छे मन से सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को भाई साहब इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता। सही बता रहा हूं, कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। कभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, धन बेच देंगे। तभी एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें बेच दोगे। और अभी तो संपत भाई में पिछले दिनों जेल में गए। बधाई हो आपको। बधाई नहीं हुआ, कवि सम्मेलन था। और एक बहुत बारीक बात आप तक पहुंचा रहा हूं, बात आप तक पहुंचे तो मुझे बताना। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए मैं सबको कविताएं सुनवाई है। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए लाइन लगा कर, एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं। एक बार तालियां बजा दें, मैं एक विशेष कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। वाकई में बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं इसलिए भी ये कविता सुनाना चाहता हूँ। अभी कल जो फूले में धूले शहर में जो घटना घटी है, किस तरह से अफवाहें हमारे देश में क्या से क्या रूप ले लेती हैं। अफवाहों का एक मकड़ जाल पूरे देश में फैलता जा रहा है। जरा सी बात को पता नहीं कितना बड़ा कर करके बता दिया जाता है। किसी भी शहर में अफवाहें फैलाकर दंगा हो जाता है। एक बहुत छोटी सी कविता का शीर्षक है 1 से लेकर 10 तक। बहुत जरूरी कविता। 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां हैं मित्रों। गिनतियों के माध्यम से मैंने इस समस्या को उकेरने भरे एक बार तालियां बजाकर मंदिर सीधे सीधे कविता से जोड़ता हूं आपको। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर, भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। 1 ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। उसने तुरंत 4 से जाकर कहा भाई 4 मेरे दोस्त मेरे यार। 1 था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 1 था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 3 ने 4 से जाकर कहा एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 4 ने 5 से जाकर कहा 1 और 2 में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। 5 ने 6 से जाकर कहा 1 ने 2 के चाकू मारा। 6 ने 7 से जाकर कहा 1 ने 2 के गोली मारी।
सात ने आठ से जाकर कहा, एक ने दो के गोली मारी, दो ने एक के गोली मारी, वहां खड़े 3 4 5 6 घायल हो गए। मैं वहीं से भागा भागा आ रहा हूं, सबकी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। और दोस्तों 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा, एक हिंदू था, 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक एक मकान ना रहा, बस बन गया था कान। इस बात पर शहर का एक एक मकान ना रहा, बस बन गया था कान। 9 ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में सामुदायिक दंगा हो गया। बहुत मन से सुना आपने, बहुत बहुत आभारी हूं आपका। एक कविता का आदेश मेरे भाई संपत जी दे रहे हैं। बहुत अच्छे कवि, इतने बड़े बड़े शायर आदरणीय राहत इंदौरी जी जैसे शायर यहाँ पर बुलाए गए हैं। तो आज आपने कोई वीर रस का कवि नहीं बुलाया, ये बहुत अच्छी बात है। वरना वीर रस का कवि आता तो वो सबसे पहले क्या करता, आते ही सीधे पाकिस्तान को मंच से निपटाता। सही बता। अच्छा, हमारी देशभक्ति भी ऐसी है जो पाकिस्तान के अलावा और किसी देश के खिलाफ जाती नहीं। मेरे तो एक दोस्त बहुत बढ़िया बात कह रहे, बोले यार अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते कि नहीं होते। हो जाता भाई साहब। अच्छा, कोई कभी तो इतनी जोर से चीखेगा भाई सब लोग घबरा के ताली बजा जाते हैं। सही बता रहा हूँ, कविता में भी कोई बात नहीं मिलेगी किसी पिछले दिन एक कवि को सुन रहा था, बड़ी जोर से चीखते वो बोला, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं। मैं सोचने लगा यार पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज, ये बना क्या सकता है इसमें, लेकिन जोर जोर से बोल रहा था। बोले मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, मैं मानव को इंसान बना सकता हूं, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूं, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूं। अच्छा, ऐसी ताली बज गई जैसे आप में से कुछ लोगों ने बजाई। कविता में कोई बात नहीं बचा। एक और कवि को सुन रहा, पहली लाइन दूसरी लाइन से मेल नहीं खाई। मैं कविता सुनकर दंग रह गया। बोले खाली खाली डीजल टंकी, तेल चाहिए। अच्छा, ऐसा हाथ भी उठा देते हैं ऊपर तक। खाली खाली डीजल टंकी, तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। अच्छा, मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का पटेल जी से क्या लेकिन उसे पता था पटेल जी पे ताली आएगी, इसलिए कहीं से तेल लेके आया। सुना जाता भाई। अच्छा, हुआ क्या, मैं जो कविता आपको सुनाना चाहता हूँ मित्रों, जिन दिनों कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी, अच्छा जब लड़ाई छिड़ती है, युद्ध होता तो जनता में जोश आ जाता है। जो अब मेरे मोहल्ले वालों को भी जोश आया, अब उस जोश को कहाँ निकालें। उन्होंने सोचा एक वीर रस का कवि सम्मेलन करवाते हैं। अच्छा, उन्हें कोई ढंग का कवि तो वीर रस का मिला नहीं, पता ही कहां से 50-60 कवि पकड़ कर लाए। सही बताओ, जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई दे रहा है उससे कह रहे थे यार तू वीर रस का लग रहा, आजा मंच पे बैठ। अच्छा, मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई। किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, एक शुद्ध हास्य की कविता आप तक पहुंचाता हूं। एक बार तालियां बजाकर मंदिर कविता शुरू कर कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था। मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। जब एक ही कवि पाकिस्तान को मंच से निपटा देता तो 60 उसका क्या हाल करे। आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ 60 कवि, वो भी एक ही रस के, भगवान बचाए जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होने वाली है, कहीं वो इनमें आपस में ही न छिड़। अच्छा, 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। आ जाओ भाई साहब, आ गया लठ हाथ में लेकर।
अच्छा मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया। मैं यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता मदान साहब ने हमें, वो मुझे ध्यान नहीं रहता मैं कहाँ था कविता में। 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, क्योंकि शुरू में ही यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुंझुना बजाऊंगा। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। पूरा मंच बन गया था बंकर, सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। पर एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था, मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम। बोले कहाँ है पाकिस्तान से? अभी वो एक ने तो बहुत रुचि छोड़ी भाई साहब। उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे। अच्छा उसने तो इतनी ऊंची छोड़ी, बोले ए मुशर्रफ, हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। अच्छा मैं चौंका, मैंने कहा राणा सांगा की तलवार 400 साल पुरानी। बोले कुछ नहीं यार, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो मरी। तो एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया। एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। अच्छा अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। और अगली पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में यार ये कभी उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश। इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए। अच्छा वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर बहुत बढ़िया बात कही, वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बह रहा है। अच्छा कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी? वीर रस का अब जो कवि आया भाई साहब बता रहा हूं, वो होगा करीब 15 किलो का। हंसने की बात नहीं, इतना तो तब बता रहा हूं जब भयंकर सर्दियों का मौसम था, 5-6 किलो का कपड़े ही पहनने। मैंने तो संपत भाई से पूछा, मैंने कहा यार ये वीर रस का कवि इतना पतला दुबला इतना कमजोर कैसे हो गया? तो ये बोला ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हर समय फूकता ही रहता है। इतना नुकसान ये अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा जितना अपने शरीर का कर रहा है। अच्छा इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था, आप लोग दृश्य का आनंद लेना दोस्तों, जब इतना पतला दुबला कवि कविता पढ़ रहा था तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है, अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया। ये दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। अच्छा उसके बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा के लाओ। अच्छा श्रोताओं में कुछ खपती लोग भी बैठे होते हैं,
एक श्रोता अपने पड़ोस अपने घर पे गया, दूरबीन लेके आ गया, उससे देखते हुए बोला बाप रे ये कवि खड़ा है, उसका एक्सरे। अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया, और देखना मित्रों मैं हास्य कहां से निकाल कर लाया हूं। अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया, श्रोताओं में से एक बोला लगता है मिर्गी का दौरा आया, एक श्रोता बोला इसे जूता सुंघाओ, दूसरा बोला गरम गरम दूध पिलवाओ, तीसरा बोला तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी देख इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में है। और मित्रों वीर रस का अब जो कवि है वो रामलीला वाले अंदाज में, जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था उतना ही माइक से पीछे हटता आते ही चिल्लाया, अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। ये वीर रस के कवि जेब में झंडे लेके घूमते हैं, जहां मर्जी आए वहीं फहरा देते हैं। अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रम से लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, हड़प्पा, गिलगित, मुल्तान तक में झंडे फहराए। और अगली पंक्ति पर आपके हाथ उठने चाहिए। और 1 घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही 4 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा किया। ऐसे कब्जा करने से तो ऐसे सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे। अच्छा अब अगले कवि की घबरा रही थी आपने, क्योंकि 5 कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा, पर वो मेरा दोस्त निकला, मंच से उतर के मेरे पास आया, मुझसे बोला यार अजनबी क्या करूं कहां जाऊं, इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है। अब उसे बाकी शहरों के नाम याद नहीं, क्या करूं कहां जाऊं, इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है, मैं झंडा कहां फहराऊं। मैंने कहा झंडा कहां फहराऊं, तो फिर ऐसा कर जा झंडा लेकर और आगे निकल जा और सीधे अफगानिस्तान पे चढ़ जा। बोला नहीं यार वहां तो आजकल अमेरिका बम फेंक रहा है। मैंने कहा फिर उसके आगे ईरान है, वहां तेहरान निकल जा, तेरा क्या जा रहा वहां फहरा जा। वो बोला यार तेहरान तो क्या, उसके आगे इराक है, वहां बगदाद, उसके आगे सीरिया है, वहां दमिश्क। एक बार मेरे भौगोलिक ज्ञान पे तालियां बजनी। उसके आगे सीरिया है, वहां दमिश्क तक में झंडा फहरा दूं, पर यार शहर दमिश्क ऐसे नाम पे श्रोता ताली नहीं बजाते, ये है सबसे बड़ा रिस्क। मैंने कहा फिर तो ऐसा कर ले, या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पर आ जा। भाई यहीं से तो तू टेक ऑफ करेगा। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत